अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के सी लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 16 के अंदर हम फंक्शंस इन सी लैंग्वेज देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने गो टू स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि गो टू स्टेटमेंट क्या होती है, उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हम उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, उसका बेसिक पर्पस क्या होता है। और आज हम फंक्शन इन सी लैंग्वेज या सी लैंग्वेज के जो फंक्शन होते हैं उनके बारे में भी यही बातें पढ़ेंगे। सो लेट्स। तो इधर हमारे पास सबसे पहले बेसिक 6 कॉन्सेप्ट हैं जो आज हम देखेंगे कि उसके अंदर नंबर 1 कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ फंक्शन। उसके बाद नंबर 2 फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन डिक्लेरेशन जो होती है फंक्शन की वो, और टाइप्स ऑफ फंक्शन, और लास्ट में इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ फंक्शन। हमारे पास फंक्शन होता क्या है। फंक्शन इज़ यूज टू डिवाइड लार्ज सी प्रोग्राम इनटू स्मॉल पार्ट कॉल्ड मॉड्यूल्स। इसके अंदर क्या है हमारे पास कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इस सीरीज़ की, क्या सी जो है एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट अगर आपको अभी भी नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स या स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम मॉड्यूल्स कहते हैं। और सी लैंग्वेज जब डेवलप हुई हमारे पास तो उसका बेसिक पर्पज़ ही ये था कि उस वक्त कोई ऐसी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी कि जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करे। यानी कि उस टाइम पे जब हमें लार्ज प्रोडक्टिविटी या बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते थे तो उसके अंदर हमें एक प्रोग्राम को बहुत डिफ़िकल्टी होती थी उसके अंदर, कि ज़ाहिरी बात है उसके अंदर अगर 1000 लाइन ऑफ कोड्स हैं तो अगर आप उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड भी नहीं कर सकते तो आपको एक साथ एक सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, और उसकी डीबगिंग कंपाइलेशन सब कुछ इसी वजह से मुश्किल हो गई थी। और उसके अंदर एरर फाइंडिंग जिसे डीबगिंग कहते हैं वो भी बहुत मुश्किल हो गई थी। तो सी ने इसको आसानी दे दी सी लैंग्वेज ने, कि सी लैंग्वेज ने क्या करा, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। और वो डिवाइड कैसे करा, उसने फंक्शंस को यूज़ करते हुए, उसने डिफरेंट फंक्शन को यूज़ करते हुए उसने एक बड़े लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो सी हमारे पास मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट अब आपको समझ आ गया होगा। और फंक्शन सी लैंग्वेज ने उनको बड़े लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कैसे करा, फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए। अब इसका नंबर 2 पॉइंट पढ़ते हैं हम कि फंक्शन कैन बी कॉल्ड मैनी टाइम्स टू प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी एंड गिव ईजी वे टू प्रोग्रामर फॉर प्रोग्रामिंग। यानी कि एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स या हमें जितनी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से इसको रीयूज़ कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम को, या अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। कॉल करना मतलब उसके यूज़ करना। तो इससे क्या हुआ, हमारी रीयूजेबिलिटी बढ़ गई। और इसने क्या करा, इसने एक इजी वे दे दिया प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग के लिए, कि अगर आपको एक मैनी टाइम्स एक फंक्शन इस्तेमाल करना है, जस्ट सपोज आपको 3 टाइम्स एक फंक्शन इस्तेमाल करना है, तो आपने उसको 3 टाइम्स लिखना नहीं है, डिक्लेयर नहीं करना, जस्ट आपने उसको एक दफ़ा बता दिया, उसके बाद सिर्फ उसे आप कॉल करेंगे और वो फंक्शन 3 टाइम्स हमारे पास यूज हो जाएगा। अब हम फंक्शन का सिंटैक्स देखते हैं कि फंक्शन का सिंटैक्स होता क्या है बेसिकली। तो जनरल सिंटैक्स जो होता है इसका, उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन नेम, उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद डेटा टाइप, उसके बाद पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स। अब सबसे पहले के रिटर्न टाइप, यानी कि वो डेटा टाइप जिस डेटा टाइप के अंदर हमारे पास आउटपुट आएगा वो डेटा टाइप होगी रिटर्न डेटा टाइप। फंक्शन नेम क्या होगा, वो नाम फंक्शन का, या फंक्शन नेम यानी कि हमें जो फंक्शन परफॉर्म कराना है उसका ज़ाहिरी बात है कोई ना कोई नाम होगा। अगर एडिशन का है तो एडिशन होगा, अगर सब्ट्रैक्शन का है तो समेशन होगा और सब्ट्रैक्शन होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन का है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, और अगर कोई रिमाइंडर है मॉड्यूलस है तो उनका अलग होगा, परसेंटेज का अलग होगा। तो यानी कि किसी भी फंक्शन का एक पार्टिकुलर नेम लाजमी होगा, तो वह फंक्शन नेम। उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगाने हमें, उसके बाद वो डेटा टाइप देनी है जिस डेटा टाइप के अंदर हम वैल्यूज़ इंटर कराएंगे या आर्ग्यूमेंट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो इंटर कराएंगे। पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट मैं आपको बता दूंगा, पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं या जो वैल्यूज़ जिनके ऊपर फंक्शन परफॉर्म होता है वो हमारे पास पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। कर्ली ब्रेसेस लगा के इसके अंदर हम प्रिंटफ की स्टेटमेंट से अपना जो फंक्शन है उसका जो पूरा आउटपुट आया उसे प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद हम एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन देखते हैं। इसके 3 एडवांटेज हैं बेसिकली। we can avoid rewriting and repeating the same logic of program। नंबर 1 कि हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम को हमने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि 3 टाइम्स कॉल करना है,
तो हमें उसे बार बार डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, सेम लॉजिक को बार बार दोहराना नहीं पड़ेगा। एक दफ़ा डिक्लेयर कर दिया, जस्ट हमारा काम हो गया। हम बार बार उसे ना रीराइट करेंगे ना रिपीट करेंगे, जस्ट उसे डिक्लेयर करेंगे और यूज़ करेंगे। और सही, तो इसका सबसे बड़ा बेसिक जो एडवांटेज है वो फंक्शंस का है ही है कि हम एक लॉजिक को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं बिना डिक्लेयर किए। अब हम नंबर 2 देखते हैं कि वी कैन डिवाइड प्रोग्राम अमंग डिफरेंट प्रोग्रामर्स। यानी कि अगर हमारे पास एक लार्ज सी प्रोग्राम है, जस्ट सपोज उसके अंदर 100 लाइन ऑफ कोड्स हैं और हमारे पास 4 प्रोग्रामर है, तो हम 25 लाइन ऑफ कोड्स करके उस प्रोग्राम को डिफरेंट प्रोग्रामर्स के अमंग हमने उसे डिवाइड कर दिया और हमने एक बड़ा मेन फंक्शन दे दिया उसे कि इस फंक्शन के अंदर ये चारों फंक्शंस आ जाएंगे और उसके बाद हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा सिंपली। और इससे हमें क्या हुआ, इससे हमें आसानी हुई कि हमने डिफरेंट प्रोग्रामर्स के दरमियान हमने इस प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया, जिससे क्या हमें फ़ायदा हुआ, इजीली डीबगिंग हो गई, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है कि डीबगिंग इससे आसानी हो गई, एरर करेक्शन जो है इसमें आसानी हो गई कि वी कैन ईजिली डीबग प्रोग्राम इफ़ प्रोग्राम इज़ डिवाइड अमंग डिफरेंट फंक्शंस। यानी कि हमारे पास, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ कि हमारे पास 100 लाइन ऑफ कोड है, हमें 4 फंक्शन कराने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सबकी 25 लाइन ऑफ कोड हैं, 4 हमारे पास प्रोग्रामर हैं। हमने फर्स्ट 25 लाइन ऑफ कोड के अंदर एडिशन का फंक्शन दे दिया, उसके बाद सेकंड 25 लाइन ऑफ कोड के अंदर हमने सब्ट्रैक्शन का दे दिया, फिर थर्ड 25 लाइन ऑफ कोड के अंदर हमने क्या दे दिया, हमने मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन दे दिया, और लास्ट 25 लाइन ऑफ कोड के अंदर हमने इसे सब डिवीजन का फंक्शन दे दिया। तो ऐसे क्या हुआ, 4 फंक्शंस के दरमियान या 4 प्रोग्राम की लॉजिक्स के दरमियान हमारा एक बड़ा सी प्रोग्राम जो है वो डिवाइड हो गया। अब हमारे पास 4 ही प्रोग्रामर हैं, तो हमने उन चारों को एक एक काम असाइन कर दिया कि एक प्रोग्रामर 1 जो है वो समेशन करेगा, एडिशन का करेगा, प्रोग्रामर 2 जो है वो सब्ट्रैक्शन का करेगा, प्रोग्रामर 3 मल्टीप्लिकेशन का और प्रोग्रामर 4 डिवीजन का। तो इससे क्या हुआ, हमें एक तो सबसे बड़ी बात कि रीराइटिंग नहीं करनी पड़ी एक ही फंक्शन की, उसके बाद अमंग डिफरेंट प्रोग्रामर्स के दरमियान डिवाइड हो गया, और उसके बाद जब हम प्रोग्राम को डीबग करेंगे, हमारा प्रोग्राम उन 4 प्रोग्रामर्स ने हमें कंप्लीट करके दे दिया कि ये आपका प्रोग्राम है। हमने जब उसे रन किया तो उसने डीबगिंग आसान कर दी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक जगह पर 100 लाइन ऑफ कोड डीबग हो रही हैं और एक जगह पे 25 लाइन ऑफ कोड। तो ये ऑब्वियस बात है कि 25 लाइन ऑफ कोड जो है वो जल्दी डीबग होंगी। क्यों? क्योंकि वो 25 लाइन ऑफ कोड है, उसको सिर्फ 25 लाइन रीड करनी पड़ेंगी, जबकि 100 लाइन ऑफ कोड के अंदर उसे 100 लाइन ऑफ कोड रीड करनी पड़ेंगी। तो हमारी डीबगिंग जो है वो ईजी हो गई। उसने डीबग करके, इससे आपको बार बार चेक भी नहीं करना पड़ेगा कि अगर वो आपको एरर देगा तो वो आपको ये तो बताएगा कि एरर है आपकी 100 लाइन में, लेकिन ये नहीं बताएगा कि किस जगह पे आपका एरर है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास 25 लाइन ऑफ कोड के अंदर सेम प्रोग्राम डिवाइड है, आपने उन 25 लाइन को अलग अलग करके डीबग करा और आपके पास इसके अंदर फंक्शन 1 यानी कि एडिशन और फंक्शन 2 सब्ट्रैक्शन, इन दोनों में डीबगिंग के अंदर एरर आ गया, जबकि लास्ट 2 जो हमारे पास फंक्शन थे उनके अंदर एरर नहीं आया। यानी कि डीबगिंग इससे आसान हो गई। हमने सिर्फ शुरू के 2 प्रोग्राम्स के ऊपर या शुरू के 2 मॉड्यूल्स के ऊपर ध्यान देना है, बाकी लास्ट के 2 को छोड़ देना है। तो इससे डीबगिंग भी ईजी हो गई। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के अंदर सी लैंग्वेज का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है, इसके अंदर जो है इसको हम डिफरेंट प्रोग्रामर्स के अमंग डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम फंक्शन के डिक्लेरेशन, डेफिनेशन या कॉल करने का उनका जो तरीका है वो देख लेते हैं। डिक्लेरेशन क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शंस टू कंपाइलर फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, हम इंटीजर डिक्लेयर करते हैं या फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, कुछ भी डिक्लेयर करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि हम उस कंपाइलर को ये बताएं कि इस प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ है, वो डिक्लेयर हुई हुई है, उसको हमने बताया हुआ है, ताकि कंपाइलर वो फंक्शन करे जो हमने उस फंक्शन के अंदर जो बात डिफ़ाइन की हुई है या उसको जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं वो उन इंस्ट्रक्शन को कैरी करे कंपाइलर। तो इसलिए हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। तो डिक्लेरेशन इसकी लाजमी है। उसके बाद डेफिनेशन इसकी क्या है कि गिविंग सम टास्क टू फंक्शन इज़ नॉन एज डेफिनेशन। यानी कि कोई फंक्शन नेम जो हमने देखा था ना, फंक्शन नेम उसकी डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन
डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो है वो हमारे पास फंक्शन नेम के, हम उसको फंक्शन कराना क्या है, हमने वो फंक्शन तो बना दिया पूरा कि हमारी रिटर्न वैल्यू जो है वो इंटीजर टाइप में चाहिए और जो हमने इंटर कराई है वो फ्लोटिंग टाइप में है। लेकिन उन दोनों के दरमियान जो हमने दो वेरिएबल्स दिए ए या बी या कुछ भी वॉट एवर, दो वेरिएबल्स जो दिए उन दोनों के दरमियान फंक्शन हमें क्या कराना है, तो वो क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। कॉल अ फंक्शन यानी कि हम उस फंक्शन को जब हमें ज़रूरत हो हम उसे कॉल कर सकें, जब उसके का यूज़ हो, कॉल अ फंक्शन यही होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं जहाँ पे हमारी सी लैंग्वेज की लिमिटेशन आ जाती है। प्री डिफाइंड फंक्शन, दो तरह के फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन जिनका सी लैंग्वेज की बिल्डिंग के दौरान पहले ही डिफाइंड हो चुके हैं वो फंक्शन, वो प्री डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन जिन्हें यूज़र ही बनाता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही यूज़ करता है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही कॉल और डिक्लेयर करता है। ये सारे क्या होते हैं, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो गए। और जो प्री डिफाइंड वो होते हैं जिनको प्रोग्रामर जस्ट यूज़ करता है, वो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। जैसे हमारे पास मेन फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन है, इंट मेन प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्रिंट एफ प्री डिफाइंड फंक्शन है, क्लियर स्क्रीन, गेट करेक्टर। इसके अलावा गेट करेक्टर के अलावा हमारे पास के अलावा स्कैन एफ, जो भी हैं ये सारे हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है। इनको हम किसी और तरीके के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो यूज़र खुद डिफाइन करता है या खुद उन्हें बनाता है या बिल्ड करता है, वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। अब हम फंक्शन की एग्जाम्पल देख लेते हैं कि फंक्शन की हमारे पास बेसिक 4 एग्जाम्पल्स नहीं, इसकी कंडीशन होंगी कि फंक्शन अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी 4 कंडीशंस होंगी, विद आर्ग्यूमेंट और विद रिटर्न वैल्यू, विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। इसको मैंने आपके आसानी के लिए ऐसे कर दिया कि ऊपर वाले जो दो फर्स्ट और सेकंड जो हैं वो विद आर्ग्यूमेंट और विद आर्ग्यूमेंट है, एक के अंदर वैल्यू है एक के अंदर नहीं है, और जो सेकंड लास्ट और लास्ट है वो दोनों विदाउट आर्ग्यूमेंट है, एक के अंदर रिटर्न वैल्यू है एक के अंदर रिटर्न वैल्यू नहीं है। अब हम नंबर फर्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं कि विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, यानी कि आर्ग्यूमेंट यानी कि जो हमने पैरामीटर्स पढ़े थे कि उसके अंदर वेरिएबल्स भी दें हम, और जो हमने रिटर्न टाइप थी वो यानी कि वो वैल्यू भी हमें कुछ रिटर्न करे वापस के अंदर प्रोसेस करने के बाद वो फंक्शन हमें वैल्यू भी रिटर्न करे, हम उसे आर्ग्यूमेंट भी दें और वो वैल्यू भी हमें रिटर्न करे, तो वो क्या होगा, विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। विद आर्ग्यूमेंट, अब हम सेकंड अपना एग्जांपल देखते हैं कि विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, यानी कि हम उसे आर्ग्यूमेंट तो दें, हम उसे वेरिएबल तो दें, लेकिन वो हमें वैल्यू आउटपुट में ना दे, वैल्यू रिटर्न ना करें, तो वो क्या हो जाएगा, विद आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू। ये दोनों जो थे इन दोनों के अंदर हम आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, नंबर 1 में हम वैल्यू रिटर्न कर रहे थे और नंबर 2 में प्रोग्राम हमें वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था। अब हम थर्ड देखते हैं कि विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, यानी कि हम उसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा है लेकिन वो हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है प्रोसेस करने के बाद। और उसके बाद नंबर 4 और लास्ट जो है हमारे पास वो क्या है, विदाउट आर्ग्यूमेंट और विदाउट रिटर्न वैल्यू, के फंक्शन ना तो हमें कोई वैल्यू देगा और ना हमसे कोई आर्ग्यूमेंट लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, विदाउट आर्ग्यूमेंट और विदाउट रिटर्न वैल्यू। मुझे उम्मीद है कि ये फंक्शंस का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।